ग्रेविटी हमने बताया कि न्यूटन ने बताया कि अर्थ के अंदर खींचने की ताकत है, और वो खिंचाव जो अट्रैक्टिंग फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जाना जाता है। और उस फोर्स को रिलेशन दिया है F = m × g, और g को कहते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका मीन वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला ये सवाल आता है कि क्या अर्थ के अंदर सिर्फ अर्थ ही ऐसा है जो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है, या दूसरे भी हेवनली बॉडी अट्रैक्ट करते हैं? तो उसके लिए फिर नए से ऑब्जर्वेशन न्यूटन ने शुरू किए और देखा क्या कि सिर्फ अर्थ ही ऐसा नहीं है जो अट्रैक्ट करता, दूसरे भी हेवनली बॉडीज़ हैं जो अट्रैक्ट करते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर ये चीज़ नहीं होता। क्या नहीं होता? जैसे एक चीज़ बताते हैं, हाई टाइड लो टाइड, नाम सुना है? हाई टाइड लो टाइड। हाई टाइड लो टाइड में बताते हैं कि समंदर में या नदी में जब पानी चलते हैं तो मॉर्निंग के टाइम में पानी का डायरेक्शन किसी एक तरफ होता है, और मिड डे के बाद, दोपहर के बाद से उसी पानी का डायरेक्शन उल्टे डायरेक्शन हो जाता है। यानी मान लो मॉर्निंग में पानी लेफ़्ट टू राइट जा रहा नदी में, तो दोपहर के बाद से वो राइट टू लेफ़्ट जाने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? नदी का पानी जो है डायरेक्शन कैसे चेंज कर लेता होगा? तो क्या देखा गया, उसको एक्सप्लेन किया है और एक्सप्लेनेशन दिया गया है। क्या दिया गया कि जैसे हमारा अर्थ है सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ऐसे ही मून भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। मून एक हेवनली बॉडी है, तो मून जो है जब अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वो भी खींच रहा होगा अर्थ को अपनी तरफ। तो जो सूखे या ड्राई लैंड है उसको तो खींच नहीं पाता, और खींचता भी है तो उसका कोई इम्पैक्ट जो पड़ता है वो हमें ऑब्जर्वेशन में नहीं आता या हमें समझ में नहीं आता। लेकिन जब भी वही मून अर्थ के उस हिस्से में जाता है जहाँ पानी है, तो उसको जब खींचता है तो पानी पे एक खिंचाव का इफेक्ट दिखता है। क्या दिखता है कि जब मून अर्थ से क्रॉस कर रहा होगा रिवर पे, नीचे रिवर है और मून जो है ना अर्थ को क्रॉस कर रहा है, रोटेट करता है ना उसके चारों तरफ, तो वो पानी को अपनी तरफ खींचता है, तो चारों तरफ से पानी जो है ना खींच के वहाँ आने लगता है जहाँ पे खिंचाव ज़्यादा होता है मून का। और ये फिर चारों तरफ से पानी जो आने लगता है उस जगह पे जिस जगह से वो मून अर्थ को क्रॉस कर रहा होगा, तो वो हाई टाइड कहलाने लगता है। हाई टाइड, चारों तरफ से पानी खींच के चला आ रहा है, ठीक। और फिर जैसे वो मून आगे बढ़ जाएगा, रिवर को क्रॉस कर जाएगा, तो वो खिंचाव ख़त्म हो जाता है। जब वो खिंचाव ख़त्म हो जाता है तो पानी वापस नीचे की तरफ जाने लगता है, तो वापस फिर पानी जाने लगता है, उसको कहते हैं लो टाइड। तो मून के अट्रैक्शन की वजह से रिवर में पानी का जो डायरेक्शन है शिफ्टिंग होती है, चेंज होता है। मॉर्निंग में किसी और डायरेक्शन में होता है और मिड डे के बाद किसी और डायरेक्शन में होता है, उसको बोलते हैं हाई टाइड लो टाइड। और ये किसकी वजह से होता है? मून के अट्रैक्शन की वजह से होता है। इससे क्या पता चला कि सिर्फ अर्थ ही ऐसा नहीं है जो अपनी तरफ खींचता है, मून भी अपनी तरफ खींच रहा है। और भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखे गए हैं, और उस ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे न्यूटन ने कहा कि सिर्फ अर्थ ही नहीं, दुनिया में जितने भी हेवनली बॉडीज़ हैं, दुनिया में जितने भी हेवनली बॉडीज़ है सभी एक दूसरे को खींचते हैं। सभी, चाहे उसका मास छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी एक दूसरे को खींच रहे हैं। जैसे हमें अर्थ खींच रहा है, हम लोग अर्थ पे खींचे हुए ना, अर्थ पे है तो अर्थ खींच रहा है, इसी तरह से हम भी अर्थ को खींच रहे हैं। दुनिया के हर चीज़ एक दूसरे को खींच रहा है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और उसको न्यूटन ने एक दूसरे लॉ के नाम से बताया, नाम दिया उसका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या चीज़ है ये? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताने जा रहा हूँ, अगला टॉपिक, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ
ग्रेविटेशन, ठीक है ना। क्या बताएं इस लॉ के अकॉर्डिंग, इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स everybody is attracting to each other, ठीक है ना। एवरीबॉडी अट्रैक्टिंग टू ईच अदर, ठीक। वट एवर द मास, वट एवर it has mass, और क्या बताया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जैसे ले लेते हैं एक बॉडी ये है, इसका मास m1 है, ठीक है ना। एक दूसरा मास ये है, ठीक है, इसका मास m2 है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये r है। तो क्या बताए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज directly proportional to product of their masses, यानी फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 के बराबर है, ठीक है। ये तो मास से दे रखा। दूसरा क्या दे रखा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, सेकेंड पार्ट दे रखा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज inversely proportional to square of the distance, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये पहला था। ये दूसरा, दोनों को कंबाइन करेंगे, व्हेन कंबाइन टुगेदर F is directly proportional to m1 m2 r², ठीक है। और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाएंगे, और वो है कैपिटल G, m1 m2 r²। ये जो कैपिटल G है, इसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट। इसका वैल्यू है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये हमारा वैल्यू होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का। क्या मतलब हुआ, कैपिटल G का जो वैल्यू है यूनिवर्स में हर जगह कांस्टेंट है। यानी अगर अर्थ पे कैपिटल G का वैल्यू लिखे तब भी इतना लिखेंगे, मून पे जाकर लिखे तब भी इतना ही लिखेंगे, मार्स पे जाकर लिखे तब भी इतना ही कैपिटल G का वैल्यू होगा, या फिर और किसी जगह स्पेस में जाके कैपिटल G का वैल्यू यूज़ करेंगे तो इतना ही यूज़ करेंगे। लेकिन एक था स्मॉल जी, पिछले टॉपिक में किया था हम लोगों ने स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये अर्थ के सरफेस पे मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि अर्थ के सरफेस पे ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग जी का वैल्यू होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग जी का वैल्यू होता है, फिर उसको हम लोग मीन लेते हैं। तो जी का वैल्यू अर्थ पे ही वेरी करता है, और जबकि मून पे जाएंगे या फिर मार्स पे जाएंगे
तो वहाँ भी अलग वैल्यू होता है स्मॉल जी का वैल्यू, ठीक है ना, अलग अलग होते हैं, हर जगह बराबर नहीं होते स्मॉल जी का वैल्यू, लेकिन कैपिटल जी का वैल्यू हर जगह बराबर है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो लॉ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके हिसाब से क्या यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला आ गया, फोर्स बिटवीन द टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी जितना बड़ा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब जैसे मान लो अर्थ है, अर्थ का मास तो बहुत ज़्यादा है, हमारा भी मास है, लेकिन अर्थ के कंपेयर में हमारा मास बहुत कम है, तो हम लोग अर्थ को खींचते तो हैं पर हमारा मास कम है, तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चलता, ठीक है। मान लो दो ट्रेनें हैं, उसके मास ज़्यादा है, उनके बीच में भी दो आदमी हैं, उनके बीच में भी फोर्स होता है, लेकिन वो फोर्स इतने कम होते हैं पता नहीं चलता। और जैसे मून का है, अर्थ का है, तब मून का मास ठीक ठाक है कंपेरेटिवली अर्थ के कंपेयर में है, तो उसका जो है वहाँ फोर्स समझ में आता है, ठीक है ना, फील करते हैं। जैसा अभी हमने बताया ना कि मून का और अर्थ का मास ठीक ठाक है, तो उसका फोर्स भी कंपेरेबल है, और मून का जो फोर्स होता है वो इतना होता है कि अर्थ पे से जब क्रॉस कर रहा होता है तो समुद्र के पानी को खींच लेता है, हाई टाइड लो टाइड उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो फोर्स कम हो जाएगा, और जितना दूरी पे होंगे दो बॉडी उतना ही कम फोर्स होगा, और जितना करीब होंगे उतना उनके बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये हमारा दे रखा रिलेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, ठीक है। कितना समझ में आया, नोट करिए इसे, करो। ये समझ में आ गया, इसे मैं मिटा रहा हूँ, मैं आगे चलते हैं। ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और हम लोग देखते हैं सोलर सिस्टम में सन है और उसके प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स के एक फैमिली है, वो सोलर सिस्टम बनाते हैं, लेकिन वो सारे प्लैनेट एक प्रॉपर ऑर्डर में ऑर्बिट पे घूम रहे हैं। अगर खाली अर्थ पे अट्रैक्शन होता तो सारे प्लैनेट, जैसे मान लो अर्थ के करीब है मार्स है, वो आगे अर्थ पे गिर जाता है, या अर्थ उस पर गिर जाता, खाली मार्स पे ही होता तो अट्रैक्शन होता, या सन में ही सिर्फ अट्रैक्शन होता तो वो सारी बॉडी सन पे जाके गिर जाते। तो क्या देखा है कि सिर्फ अर्थ में नहीं है, दुनिया के हर चीज़ में है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे को खींच के बैलेंस किए हुए हैं। जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है या दूसरे जो सैटेलाइट है, जैसे हमारा मून जो है ना एक सैटेलाइट कहलाता है, तो वो जो है सब एक दूसरे को खींच के बैलेंस किए हुए हैं। तो ये जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स आपस में एक दूसरे से कोलाइड नहीं कर रहे या टकरा नहीं रहे, किसकी वजह से, वो ग्रेविटेशनल पुलिंग की वजह से। वो सब अपने अपने को खींच के, जैसे मान लो एक रस्सी में 5-7 लोग बांध के खींच रहे हैं, ठीक है, यानी वो उधर खींच रहा, वो उधर खींच रहा, वो उधर खींच रहा, चारों तरफ से खींच रहे हैं, तो सारे एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, ठीक है ना, सब एक दूसरे को बैलेंस किए। सपोज करो हम पहाड़ के चोटी पे है, पहाड़ के चोटी पे है, और ज़रा सा भी धक्का मारेंगे तो गिर जाएंगे। तो हमने क्या किया, सब लोगों ने रस्सी का गोला बना लिया, क्या रस्सी को बांध के सर्किल बना लिया, और सब ने पकड़ लिया, और जब सब गिर गए तो ऐसे हो गए, और सब रस्सी को पकड़ के बैलेंस किए हुए हैं, वो भी पकड़ा हुआ, वो भी पकड़ा होगा, मैं इधर खींचा वो उधर खींचा, वो उधर खींचा उधर, और सब बैलेंस करके ऐसे बाहर खड़े हैं, गिर नहीं रहे, सब लोग उसी पर वो ठेला के खड़े हुए, ठीक है। तो क्या वो बैलेंस किए हुए खींच के, ठीक है, ज़रा सा भी उसके बैलेंस बिगड़ेगा ना तो पता चला सब के सब जाएंगे। ऐसे ही सोलर सिस्टम में सभी एक दूसरे को खींच के बैलेंस करके रखे हुए हैं और अपने अपने ऑर्बिट पे घूम रहे हैं। एक का भी अगर ओरिएंट मोशन या ऑर्बिट पे जो मूवमेंट है अगर चेंज होगा ना तो सारे प्लैनेट्स पे इफ़ेक्ट करेंगे, सारे प्लैनेट्स के मूवमेंट पे इफ़ेक्ट करेंगे। कितनी बात सुने, इस तरह से ये दे रखा है। अब बताया क्या कि जो एक यहाँ पे मान लो एक बॉडी है जिसका मास 1 kg का है, जिसका मास 1 kg का है, वो कितना फोर्स लगा रहा होगा। ये फोर्स, अभी फोर्स का फॉर्मूला लिखा था ना हम लोगों ने, तो कितना फोर्स लगा रहा हुआ 1 kg का मास, वो हम लोग देखने जा रहे हैं अर्थ पे, ठीक है। तो जैसे ये हमारा एक अर्थ है और इस अर्थ पे एक बॉडी है जो 1 kg का बॉडी है, इसका मास जो है ना 1 kg है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो 1 kg का बॉडी कितना फोर्स लगा रहा होगा, ठीक।
या इन दोनों के बीच में कितने फोर्स होंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर स्क्वायर। एक बड़ा मास है एक छोटा मास है, तो कैपिटल एम इस तरह से ले लिया। ये 6.67 10 टू द पावर -11 हमने इसका फॉर यूनिट लगा लिया जी का। मास ऑफ द अर्थ पता है कितना होता है, मास ऑफ द अर्थ दे रखा है 6 × 10 टू द पावर 24 kg, ये अर्थ का हो गया। और ये 1 kg का मास है, ये 1 kg ले लिया हम लोगों ने। और ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो ये रेडियस ऑफ द अर्थ कहलाएगा। रेडियस ऑफ अर्थ जो है 400 किलोमीटर, ठीक है। तो मास ऑफ द अर्थ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6 × 10 टू द पावर 24 kg, ठीक है। और रेडियस ऑफ द अर्थ है ये 6400 किलोमीटर। इसको हम लोग 6.4 10 टू पावर 3 किलोमीटर लिख सकते हैं। और अगर मीटर में लिखना चाहें तो 6.4 10 टू द पावर 6 मीटर में आ जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 6.4 10 टू द पावर 6 मीटर है। और इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, यह ना आर का स्क्वायर है, फॉर्मूले पे डाल दिए ये। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 36 से ज़्यादा आएगा ये, और 10 टू द पावर 12 पावर आ गया इसका। 12 नीचे है ये, जब ऊपर ले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 12, और 12 माइनस 11 माइनस 23 हो जाएगा, और ये 24 है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा, फोर्स का वैल्यू आएगा हमारे पास 6.67 10 टू द पावर -13 और 6 × 10 टू द पावर 24 अपॉन 6.4 का स्क्वायर किया तो 2 बार लिख दिया हमने, ठीक है ना। इसमें हो गया तो 23 हो गया। अब ये 24 23 ये कैंसिल होगा, सिर्फ एक 10 बच जाएगा, ठीक है ना, 10 बच जाएगा। और ये एफ जो आएगा हमारा 6.67 × 60 ले लो, 10 से मल्टीप्लाई कर 60 ले लो, और ये 6.4 × 6.4 इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो 9.8 न्यूटन आ जाएगा ये, ठीक, 9.8 न्यूटन फोर्स आ जाएगा इसका। सिंप्लीफाई करेंगे तो लगभग इतने का आंसर होता है, ठीक है ना। तो ये जो अर्थ उस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो है 9.8 न्यूटन 1 kg पे न्यूटन। ऐसे भी हम लोग जो वेट निकालते हैं किसी बॉडी का, वेट कैसे निकालते हैं, किसी भी बॉडी का जो वेट निकालते हैं हम लोग, वेट इज इक्वल टू m × g, वो मास कितना है और ग्रेविटी कितना है वहाँ पे। मान लो 1 kg का मास है ये अर्थ के सरफेस पे, तो ये 1 kg हो गया। और g का वैल्यू कितना है 9.8, तो 9.8 न्यूटन। तो 1 kg मास का वजन भी 9.8 न्यूटन होता है। वेट यानी जी या फोर्स, फोर्स कोई न्यूटन, फोर्स न्यूटन यूनिट होता है ना फोर्स का। तो 1 kg बॉडी पे जो अर्थ से फोर्स लगेगा वो 9.8 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना।